वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं शंघाई सहकार तंज़ीम जे इजलास जे हवाले सां। पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि थियल जेको इजलास हुयो उहो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो आहे ऐं 9 मुल्कनि जे वज़ीर आज़म समेत परॾेही मुल्कनि जे वफ़दनि प्रोग्राम में शिरकत कई इजलास में। ऐं इजलास जो गॾियल पधरनामो बि जारी कयो वियो आहे जंहिंमें चयो वियो आहे त सियासत, सलामती, वापार, मईशत ऐं मालियात ऐं सीड़पकारनि वारनि शोबनि में सहकार खे वधीक हथी ॾिनी वेंदी। रियासतुनि जी ख़ुदमुख़्तारी, आज़ादी ऐं सहकार खे इलाइक़े सालमियत जो गॾियल एहतराम कयो वेंदो ऐं जटादार तरक़ी जो बि इहो ई ज़ामिन आहे। गॾोगॾु इक़्तिसादी डायलॉग ते इतफ़ाक़ ऐं तंज़ीम जे बजट बाबति बि मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। ऐं पधराई में चयो वियो आहे त SCO जो जेको ईंदड़ इजलास आहे 2025 में उहो रूस जे अंदरि थींदो ऐं उन जी जेकी मेज़बानी आहे उहो रूस कंदो। नाज़रीन, प्रोग्राम में इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इन इजलास जा पाकिस्तान खे कहिड़ा फ़ाइदा थींदा, कहिड़ा जेके समरात आहिनि उहे पाकिस्तान खे मिलंदा। असांखे इन वक़्तु तजिया निगार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अब्दुल्ला साहब, SCO की जो कॉन्फ्रेंस थी वो ख़त्म हो चुकी कामयाबी से, तो आप क्या समझते हैं इसके जो असरात हैं पाकिस्तान को क्या मिलेंगे और ये कितनी बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान भर के लिए ये बाइसे इज़्ज़त व इफ्तिखार है कि हम 27 साल के बाद एक बहुत अच्छी खुशी जो है वो पाकिस्तान आई और एक बड़े सतह के ऊपर पाकिस्तान का नाम उजागर हुआ। इससे हमें सियासी भी इस्तेहकाम मिलेगा, इससे हमारी जो सिफारती जो इस्तेहकाम है वो भी आएगा और जो मईशत है उसके हवाले से भी हमारी बेहतरी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी SCO के ममालिक हैं, जो जितने भी ममालिक हैं, वो इस बात को तस्लीम कर चुके कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है और ये दहशतगर्दी उस पर मुसल्लत की गई है, यानी कि विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। और इसी बुनियाद के ऊपर देखें, रूस का इतना बड़ा वफ्द का आना, चीन का वफ्द का आना और साथ ही साथ जो है वो आप देख लें बाकी भी सारे मामलात, तो आपको पता चलेगा कि 9 वज़राए आज़म इसके अंदर मौजूद थे। तो ये मामूली बात नहीं है, इसके असरात होते हैं। पाकिस्तान के महलो वकू जो है वो एक बड़ी अहमियत रखता है और ये तमाम ममालिक जानते हैं कि अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या CPEC का प्रोजेक्ट है, ये दोनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तमाम इस खित्ते को फायदा दे रहे हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम गर्म पानी तक रसाई भी चाहते हैं। इनको पाकिस्तान के महलो वकू को बाईपास करके जो है वो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न सबसे अहम चीज है और इसी वजह से चीनी वजीर आजम जो है हमारे सर्विसेज चीफ से मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ज्वाइंट चीफ जो है वो शामिल थे। यानी कि उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात हैं, जो उनका चाइना का एक नारा है, स्लोगन है, राइज पीसफुली, अमन से ऊपर बढ़ो, तो अमन से ऐसे ऊपर कोई बढ़ने नहीं देता। उसके लिए खून की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है और जाहिर है वो एक दहशतगर्दी की लानत के अंदर जो है वो फंसा हुआ है और ये जंग जो है हम लड़ रहे हैं। अब इसके अंदर हमारी सहाफ़ी बरादरी, वुकला बरादरी, हमारी पॉलिटिशियन, हमारे सबसे ज्यादा फौजियों का और पुलिस का जो है वो नुकसान हुआ। इससे हट के अगर हम इसके असरात देखें तो जाहिर है जो हमें ये कह रहे थे कि हमने आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करके रख दिया है और अमेरिका का झुकाव दिन ब दिन जो है वो भारत की तरफ हो रहा था, तो उससे तो ये पता चलता है कि ये तासुर बिल्कुल गलत था। क्योंकि आज मैथ्यू मिलर जो अमरीकी तर्जुमान है, उनको भी एक बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट देनी पड़ गई और इस SCO से उनकी तशवीश का अंदाजा हो रहा है कि वो कितना तकलीफ में है, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि शंघाई ताउन तंजीम सिर्फ चंद ममालिक का अखट नहीं है, बल्कि आप सारे जानते हैं कि दुनिया का 40% जो आबादियाती इसका नक्शा है वो भी इसमें है और 32% मईशत जो है वो भी इसके अंदर आती है। 4 न्यूक्लियर रियासतें और अगर ईरान अगर न्यूक्लियर हो जाता है तो फिर 5 न्यूक्लियर रियासतें इसका हिस्सा बन जाती हैं। अब इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि तमाम ममालिक इक्वल हैं, यानी कि बराबरी की सतह के ऊपर है, न कि यूनाइटेड नेशन का जो एक ढोंग है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि जनाब हम यूनाइटेड नेशन हैं, लेकिन
कुछ ममालिक को वीटो पावर हासिल है। यानी कि अभी गजा में खास तौर पे हमने देखा कि गजा के अंदर किस तरीके से उन्होंने ये बात बड़ी वादे कर दी कि जनाब ये जुल्म है, ज्यादती है, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन अमेरिका आके वीटो कर देता था। अब आप ये देखें कि यानी कि जमहूरियत तो खत्म हो गई ना, जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रही। आलमी अदालत इंसाफ वो बेंजामिन नेतन्याहू को जो है वो मुजरिम करार देती है जंगी जराइम का, और वो उसको यूनाइटेड नेशन में तकरीर का मौका दे दिया जाता है। अब ये वो तमाम बातें हैं जो दुनिया के अंदर अब इस मौजू को जो है वो सामने ला रही हैं कि क्या एससीओ मुतबादिल हो सकता है। फिलहाल उसके चार्टर के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे गोश्त गुजार किया कि जनाब हालात ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया के अंदर डिमांड और सप्लाई होती है। इस टाइम पे डिमांड है कि कोई एक ऐसा तंजीम बन जाए जो दुनिया के अंदर जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत, दहशतगर्दी, फितना परवरी इसको जो है रोक सके और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर काम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए एससीओ जो है इसके पास एक बहुत बड़ी फौज है। जैसे मैं आपको बताऊं, चीन की फौज दुनिया की बड़ी फौजों में शुमार होती है, पाकिस्तान की फौज बड़ी शुमार होती है, रूस की फौज सबसे ज्यादा बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, इसी तरीके से खुद भारत की फौज एक बहुत बड़ी फौज शुमार होती है। तो ये ईरान के अंदर तो ये एक इतना बड़ा फायर पावर है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों में जिस तरह से माजी में आपको याद है कि 1940 की दिहाई के अंदर जब लीग ऑफ द नेशंस खत्म कर दी गई थी क्योंकि वो लोगों के म्यार के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए, इसी तरह यूनाइटेड नेशन मुझे अपने आखिरी हचकोले खाती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अमेरिका की थानेदारी जो है उसको चैलेंज हो रहा है एससीओ की जानिब से। और सिर्फ ये जो एससीओ है और फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मईशत को बेहतर किया जाए और सबके लिए जो है वो एक ऐसी सहूलत पैदा की जाए जिससे इलाकाई ताउन बढ़ सके। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एससीओ के अंदर खास तौर पे जो चाइना है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसके पास है, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल या पाकिस्तान में है वो मादनियात या फिर वो है वस्ती एशिया के अंदर। तो ये तो वो तमाम बातें हैं। और खुद आज़रबाईजान में दुनिया का तकरीबन और चंद सालों के बाद दुनिया के 90% तेल के ज़खायर जो हैं वो आज़रबाईजान में होंगे। तो ये एससीओ के लिए एक मेरे ख्याल में बहुत खुशआइंद बात है। और मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान का इसलिए कलीदी किरदार सबसे ज्यादा है, जो लोग इसको शायद नहीं समझ पा रहे कि चीन है, रूस है, वो आपका उज्बेकिस्तान है या ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है या ईरान है। ओ भाई सिंपल सी बात है, अगर ये तमाम ममालिक गर्म पानी तक ना आ पाए, जिसके लिए रूस ने एक बड़ी कुर्बानी दी और सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया, तो वो आज फ्रेंडली वे में आना चाहता है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत जिम्मेदार न्यूक्लियर रियासत है और यही वजह है कि वो एससीओ के ममालिक में जो सबसे मुमताज मुकाम है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि हम इन तमाम खिताई ममालिक की जो दहशतगर्दी की जंग है वो हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जैसे रशिया की आपने बात की, हमने देखा कि उनका वफद भी एससीओ में उनकी शिरकत भी सामने आई। अब 2025 के इजलास की जो सरबराही है वो भी रूस के पास है और खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया IMF का मुतबादिल भी लाने का सोच रहा है। तो आप समझते हैं कि खत्ते के अंदर जो रशिया है वो जो बड़ी बड़ी ताकतें खुद को कहती थी उनके मुकाबले में अब खड़ा होगा और कोई टफ टाइम देने वाला है? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही, आप बहुत आपने अच्छा सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखें रशिया जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ चीन शामिल है। देखिए ना, ब्रिक्स बैंक जिसका अभी समिट जो है वो 22 अक्टूबर को होने वाला है। अभी जो वजीर आजम पाकिस्तान ने क्या बोला, आज के दिन उन्होंने कहा कि हमें मुतबादल करेंसी के अंदर डील करना है। 2017 या 18 में गालिबन हमने चीन के साथ युआन और पाक रुपी के अंदर ट्रेड की बात की थी। ईरान के साथ हम बार्टर ट्रेड की बात कर रहे हैं, माल के बदले माल। और इसी तरीके से जो है वो हम खिते के अंदर अगर ब्रिक्स बैंक आता है और खुद डॉलर की जो स्ट्राइक है उसको अगर कमजोर करना है, डॉलर को अगर आपने कमजोर करना है, नीचे लाना है, अमेरिका की और तागुती ताकतों की जो हेजमनी है उसको अगर आपने तोड़ना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो मुतबादल करेंसी में ट्रेड करें या बार्टर ट्रेड करें।
देखिए वैसे ही एक बड़ी अजीब बात है ना, मैं आपको अगर फर्ज करें 10 किलो दूध देता हूं, तो आप मुझे उठा के उसके बदले में जो है वो 1,000 रुपए का नोट पकड़ा देते हैं। मैं आपको कमोडिटी दे रहा हूं, आप मुझे कागज पकड़ा रहे हैं, कागज की क्या वैल्यू है? इसलिए सही। कमोडिटी के अंदर ट्रेड जो है, इससे पूरे खित्ते का जो है, मतलब मुल्क छोटा है या बड़ा है, उसके अंदर कोई ना कोई पैदावार होती है, वो अपनी पैदावार देता है, उसके बदले में अपनी जरूरियात पूरी करता है। इससे आपका जो मईशत का पहिया है, तिजारत का पहिया है, वो भी घूमता है और आपको फायदा भी होता है, और आपका बायर भी आपको मिल जाता है, और आपको करेंसी में ट्रेड भी नहीं करना पड़ता। ये हम दोबारा देखिए ना, ये व्हील ऑफ द हिस्ट्री जो है वो रिवर्स साइकिल में चल रहा है। जो तारीख है वो तो हमेशा बार्टर ट्रेड में जिक्र करती थी कि भाई आपने मुझे अजनास दे दिए, मैंने आपको जो है वो उसके बदले में कपड़े उठा के दे दिए या सोना दे दिया। तो ये वो बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में जो आपने अभी सवाल किया वो एससीओ का एजेंडा है, और ब्रिक्स बैंक जो है वो पहले ही इसके अंदर जो है वो अमेरिका के सीने पर और रॉथस्चाइल्ड फैमिली के सीने पर मूंग दल रहा है। इसके अंदर देखे ना, ब्रिक्स के अंदर आ गया ब्राजील, आ गया रशिया, आ गया इसमें इंडिया आ गया, और ब्रिक्स ये किर्गिस्तान आ गया, और इसी तरह से साउथ अफ्रीका आ गया। अब पाकिस्तान ने इसके अंदर दरखास्त दी भी है, पाकिस्तान जो है वो, और पाकिस्तान की हमायत भी हो गई है अभी कि जी पाकिस्तान को शामिल किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक जो ताकत का तो तवाजन अपनी जगह, लेकिन मईशत का तवाजन जो है वो भी बिखरने को है। ये मगरिब का शिराजा बिखर जाएगा, क्योंकि ये जुल्म के ऊपर कायम है, ये जाति के ऊपर कायम है, ये इंसानियत मुखालिफ है। लेकिन मैं यहां आपकी वसातत से एक बात जरूर कहूंगा। देखें, सबसे अहम चीज है कि हमने देखा कि अमेरिका के इत्तेहादी जितने भी हैं, जिनको वो इत्तेहादी मानता है, चाहे वो भारत है, आप देखें कि भारत के कश्मीर में मजालिम देख लें, भारत के अपनी जगह मजालिम पे देख लें, मजहबी आजादी को जिस तरह से सल्ब किया गया भारत में, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दीगर अक़लियतों की, तो ये भी आपके सामने है। लेकिन अमेरिका खामोश है। वहां सैफरॉन टेररिज्म होता है, अमेरिका खामोश है। वहां वो कश्मीर के ऊपर सत्यानाश कर देते हैं, वहां खामोश है। लेकिन साथ ही साथ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो खामोशी है, ये सारी चीजें, अब उसके बावजूद अमेरिका उनकी आउट ऑफ द वे जाके मदद करता है। इसराइल का गजा में आपने देखा कि किस तरीके से इंसानियत सोर मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका उनकी माली और दिफाई और सियासी और सिफारती मदद कर रहा है। लेकिन मकसद यहां यह है कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना को जब यह बात पता है कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से ये जंग लड़ रहा है, और इस जंग को बुनियादी तौर पे वो थी पैक का एक खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं। ठीक है कि इसमें हमारे अपने इंटरेस्ट भी शामिल हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि चाइना भी आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली सरकमस्टांसेस का सामना है, और अगर इन सरकमस्टांसेस को गैर मामूली हिकमत अमली के साथ ना देखा गया तो पाकिस्तान अकेला ये चौमुखी लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा, जो कि खसूसी तौर पे आप सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं, आप अंदरूनी दहशतगर्दी का भी शिकार हैं, आप बैरूनी जो अफगानिस्तान से दरअंदाजी है उसका भी शिकार हैं, भारत की तरफ से जो कुलभूषण यादव जैसे तोहफे हमें आए दिन मिलते हैं वो भी हम उसका शिकार हैं। टारगेट किलिंग हो रही है। खुद जो राजनाथ सिंह जो कि उनका डिफेंस मिनिस्टर था पिछली गवर्नमेंट में, तो उसने उस टाइम पे कबूल किया था कि हम पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करा रहे हैं। आप देखें एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आज चले जाएं, क्योंकि आज का ये मौजू भी था कि एनवायरनमेंट के ऊपर $30 बिलियन पाकिस्तान का नेचुरल क्लैमिटी के अंदर जो है नुकसान हुआ, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन जब ऐसी नेचुरल क्लैमिटी आती है, कोई खुदा ना खास्ता फ्लड आता है, उस टाइम पे भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी छोड़ देता है। तो ये आबी दहशतगर्दी जो है, आखिर ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो मामलात है, इसके ऊपर चीन को और रूस को पाकिस्तान की आउट ऑफ द वे जाके मदद करनी पड़ेगी, बेहतर डिफेंस सिस्टम्स देने पड़ेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के ये दीगर पुलिस और दीगर इदारे, उनको मजबूती फराहम करनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो आपको जो ट्रेनिंग है वो भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, बस आखिर में मैं मुख्तसरन कमेंट लेना चाहूँगा। आपको अहम मुलाकात हुई है आज उस पर, क्योंकि आपको फिर किसी और प्रोग्राम में भी जाना है। भारतीय दरख्वास्त पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और
जनाब इसहाक डार की एक मुलाकात हुई है और क्रिकेट डिप्लोमेसी से आगाज़ हुआ है बात का, कितना खुशाइन समझते हैं इसको? देखिए, भारत जो है ये वैसे तो आपको पता है बड़ा मकार है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही वो कहते हैं ना, भटियारा है, नमाजी तो जरूर है, दगाबाजी तो जरूर है, लेकिन भारत को असल में समझ आ गया कि अगर वो टोटल अपने तमाम जो वो कहते हैं ना, दे आर गोना पुट देयर एग्स ऑल इन वन बास्केट, अमेरिका की अगर वो टोकरी में तमाम अंडे रख देगा तो फिर उसके लिए जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी मुस्तकबिल है दुनिया का, लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो ढलता सूरज है। इसलिए जो अगर उसने तवानाई के अंदर, जैसे अब छोटी सी मिसाल यह है कि अगर टैपी और कैजा 1000 का ले लें, बिजली और गैस की अशद जरूरत है भारत को, लेकिन वो तुर्कमानिस्तान से और दीगर जगह से जब आएगी तो वो अफगानिस्तान हाइल है, वही अफगानिस्तान जिसके अंदर भारत जो है दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है। अब आप समझिए, इसलिए भारत को ये अपनी पॉलिसी के ऊपर अब रंजिश हो रही है, उनको ये समझ आ रहा है कि हमारी ये पॉलिसी हमारे गले पड़ रही है, इसलिए पाकिस्तान न्यूक्लियर रियासत है, इसको बाईपास करके हम नहीं जा सकते, इसलिए पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और जब तक ये हम बात नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं खुलेगा। लेकिन इसके अंदर एक और पहलू है, और वो सबसे अहम पहलू है कि बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही। इलेक्शन के अंदर जो उनको हजीमत उठाना पड़ी और जिस तरीके से वो कोएलिशन गवर्नमेंट बना के बैठे हैं, और इसी तरीके से जो कश्मीर के अंदर उनको जूता पड़ा इलेक्शन के अंदर, जिसके अंदर वो बयानिया जीत गया जिसने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मफाहमत, कश्मीर के ऊपर बातचीत और पाकिस्तान के साथ मजीद ताल्लुकात को फरोग, और मतलब वो आप देखें ना, वो कहते हैं वो पूंछ से राजौड़ी की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो सारी बातें क्या हो रही हैं? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी थी वो शायद उनको समझ आ गई, इस वजह से वो बातचीत करने के लिए रजामंद हुए। वजीर आजम ने तो उनको एक बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दिया, आपने देख ही लिया कि बड़ा उन्होंने, जिसको कहते हैं ना वो पोकर फेस के साथ उनको जो है वो हाथ मिलाया और कोई गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। ठीक है, वो हमारा मेहमान था, लेकिन पाकिस्तानियत का तकाजा यही था जो वजीर आजम साहब ने किया। उसके ऊपर उनको यह समझ आया कि शायद अब हमें भी अपने मुकाम के ऊपर आके बात करनी पड़ेगी। वो तो यह समझ रहे थे कि शायद मैं वजीर खारजा एक बड़े मुल्क का हूं, तो मैं पता नहीं वहां जाके जाऊंगा तो लोग मेरे पैरों में गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान के अभी कश्मीर के ऊपर 2 दिन पहले से जो अभी पॉलिसी आई है यूनाइटेड नेशन के अंदर, हमारे मुस्तकिल मंदूब जो अकरम साहब हैं, उन्होंने बड़ा मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ा वाज़े कश्मीर के ऊपर स्टांस लिया। तो मेरे ख्याल में जयशंकर साहब को समझ आ गई कि दाल ऐसे नहीं गलेगी, हमें जो है वो अब हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, तजिया निगार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र अव्हां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त पहुतो आहे पुॼाणे ते, ॾींदा इजाज़त अलाह के बाद।